सभी लोग कमेंट कीजिए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं, आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं। सभी लोग कमेंट कीजिए। अगर आवाज़ आ रही है तो सभी लोग यस कर दीजिए ताकि क्लास आज का कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आवाज़ आ रही है। सभी लोग को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए सभी लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए ताकि आगे का क्लास स्टार्ट किया जाए। इसमें से कमेंट कीजिए कि कहाँ तक हम लोग को पढ़ना, कहाँ तक पढ़े थे और कौन सा पढ़ना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम लोग पढ़े थे, इसमें से फ्रीक्वेंसी ये पढ़ना है। चलिए ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्टूरेशन। ठीक है, मिक्टूरेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्टूरेशन पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग क्या क्या जाने थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जल्दी जल्दी आप लोग को रिवीजन कर देते हैं, इसलिए आप लोग अभी कमेंट को बंद कर दीजिए। देखिए, हम लोग ये जाने थे कि ट्राइमेस्टर टोटल क्या होता है, 3 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सबको आप याद रखिएगा। ट्राइमेस्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तिमाही बोलते हैं। ठीक है, तिमाही यानी 3 होता है, 3 माह का। चूँकि 9 मंथ का, लगभग 9 मंथ का क्या होता है, गर्भावधि होता है, तो ये 3 महीना का होता है। तो चलिए हम लोग ये जान लेते हैं कि पहली तिमाही कितनी सप्ताह की होती है। 0 से 12 सप्ताह का, उसके बाद 13 से ये आता है 28 सप्ताह, और तीसरा आता है 29 से 40 सप्ताह तक। ये तिमाही तीनों इतनी आप लोग इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 0 से 12 सप्ताह का टाइम पीरियड। इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये भी देखे थे कि इसमें क्या होता है, एमेनोरिया हो जाता है। चूँकि ये एमेनोरिया तीनों ट्राइमेस्टर में चलेगा, ये कभी बंद नहीं होगा जब तक कि कोई भी लेडी, उसका जो बच्चा है वो डिलीवर नहीं हो जाए। मॉर्निंग सिकनेस स्टार्ट हो जाती है पहला ट्राइमेस्टर में। हालांकि बाद में ये क्या होती है, जब सेकेंड आएगा ट्राइमेस्टर तो ये लुप्त हो जाएगा, लेकिन ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उत्पन्न होता है। और फिर ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट पढ़े थे, ब्रेस्ट में बहुत सारा चेंजेस आया था, ये हम लोग नहीं पढ़े थे। चलिए, मॉर्निंग सिकनेस पढ़े थे, तो मॉर्निंग सिकनेस के बाद आया हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, देखिए, यह प्रथम ट्राइमेस्टर में स्त्री की बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। इसका कारण प्रथम तिमाही में यूट्रस का इन्वर्टेड स्थिति में होना एवं मूत्राशय की म्यूकस मेम्ब्रेन का सघन होना। देखिए, ये क्यों होता है कि पहली तिमाही में ये होता क्या है। देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये नॉर्मल पोजीशन है, ये नॉर्मल पोजीशन है यूट्रस का। ठीक है, आप लोग नॉर्मल पोजीशन को देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कर दें। देखिए, यहाँ पे आप लोग फोकस कीजिए, देखिए। ठीक है, अब दोनों दिख रहा है आप लोग को। चलिए, ये देखिए, ये नॉर्मल पोजीशन है। एक मिनट, चलिए, ये नॉर्मल पोजीशन है यूट्रस का और ये है इन्वर्टेड। तो देखिए, इन्वर्टेड में होता क्या है कि ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ब्लैडर है, यानी कि मूत्राशय है। ठीक है, और ये मूत्राशय के आप लोग देखिए, यहाँ पे ये मूत्राशय हो गया, यहाँ पे भी ये मूत्राशय दिया हुआ है, यानी ब्लैडर दिया हुआ है। और ये यहाँ पे यूट्रस है, इसमें यहाँ पे यूट्रस है, और इसमें यहाँ पे यूट्रस है। तो पहली तिमाही में होता ये है ना कि ये नॉर्मल, आप लोग देखिए, ये इन्वर्टर, तो ये नॉर्मल यूट्रस देखिए, और इस ब्लैडर को देखिए, बीच में गैप है। ठीक है, लेकिन जब ये इन्वर्टेड में देखिए, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है कि ये जो यूट्रस है ना, यूट्रस ये ब्लैडर के ऊपर चला जाता है। जैसे ही ये आएगा तो इसमें क्या रहता है, कुछ ना कुछ वजन रहता है, तो ये ब्लैडर पे क्या बनाता है, प्रेशर बना देगा। तो जिससे कि ब्लैडर में होता ये कि ब्लैडर में एक प्रेशर पड़ जाता है, और फिर
जब इसी पे प्रेशर पड़ता है ना, तभी स्त्री को बार बार उसको मूत्र त्यागने की इच्छा होती है, यही कारण होती है। लेकिन प्रथम तिमाही के बाद ये अपने आप ही अपने जो स्थिति है, जैसे नॉर्मल पोजीशन है वैसे आ जाती है। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं, कमेंट कीजिए। चलिए एक बार और बता देते हैं, बहुत लोग को आ रहा है कि एक बार और। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्यूरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि उसमें हम लोग पढ़े थे कि यूट्रस इन्वर्टेड स्थिति में हो जाती है। इन्वर्टेड स्थिति क्या होती है, इन्वर्टेड में ये होती है ना कि ये जो यूट्रस होता है ना, ये ब्लैडर के ऊपर आ जाता है और दबाव बना देता है। लेकिन आप लोग इस नॉर्मल पोजीशन को देखिए, यहाँ पे बीच में गैप है। ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड स्थिति आ जाती है, यानी कि इन्वर्टेड स्थिति में हो जाती है यूट्रस प्रथम तिमाही में। और ये इन्वर्टेड स्थिति में ये होता है कि ये जो ब्लैडर है ना, इसके ऊपर ये यूट्रस दबाव देने लगता है। इस दबाव के कारण स्त्री को बार बार मूत्र त्यागने की इच्छा होती है। लेकिन एक तिमाही के बाद ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाता है, जिससे कि ये प्रथम जो तिमाही होती है उसके बाद ये प्रॉब्लम स्त्री को, फीमेल को, प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं आती है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए कि बार बार मूत्र त्याग की इच्छा क्यों होती है, क्योंकि ये जो यूट्रस होता है ना, सिर्फ आप लोग इतना जानिए कि ये जो यूट्रस है ना, ब्लैडर के ऊपर प्रेशर बना देती है। ठीक है, नीचे की तरफ झुक जाती है, इसीलिए बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। देखिए आप लोग इस पीडीएफ में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्यूरेशन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्यूरेशन दिया हुआ है। इसको अंडरलाइन कर देते हैं हम, ताकि आप लोगों को ये अच्छा से दिखे। तो ये हम लोग जान गए। चलिए, प्रथम ट्राइमेस्टर में स्त्री को बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। इसका कारण प्रथम तिमाही में यूट्रस का इन्वर्टेड स्थिति में होना। ये अभी हम लोग जाने कि इन्वर्टेड स्थिति क्या होता है और किस तरह से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है, एवं मूत्राशय की म्यूकस मेम्ब्रेन का सघन होना। तो देखिए, मूत्राशय का जो ऊपर का मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, झिल्ली होता है। ठीक है, तो झिल्ली का म्यूकस का सघन हो जाएगा। जब कोई भी चीज़ सघन होती है ना, तो वो थिक हो जाता है, यानी मोटा हो जाता है। तो जब वो मान लीजिए कि ऐसे ब्लैडर है, जब ये मोटा हो जाएगा तो इसमें का जगह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अंदर का जगह कम हो जाएगा, तो जिससे और ज़्यादा अंदर प्रेशर आने लगती है। तो प्रेशर के कारण भी उस समय क्या होता है, देखिए इसके कारण मूत्राशय पर दबाव पड़ता है एवं फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्यूरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, इसका दो कारण हुआ। पहला कारण कि क्या होता है, इन्वर्टेड स्थिति में होता है यूट्रस, और दूसरा ये होता है ब्लैडर का, मूत्राशय का जो मेम्ब्रेन होता है वो भी सघन हो जाता है। क्या होता है, सघन हो जाता है। मूत्राशय का जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर का जो मेम्ब्रेन होता है, वो मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, इसको हिंदी में झिल्ली बोला जाता है। म्यूकस झिल्ली, म्यूकस को हिंदी में म्यूकस ही बोला जाता है। ठीक है, आप लोग ये समझिए, म्यूकस को म्यूकस ही बोला जाता है, मेम्ब्रेन को झिल्ली। तो ये ऊपर वाला जो झिल्ली होता है ना, वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, सघन हो जाता है, जिसके कारण से उस पर दबाव पड़ने लगता है और बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लगभग 12 सप्ताह तक यूट्रस सीधा हो जाता है एवं फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्यूरेशन कम हो जाती है। जैसा कि मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि सीधा हो जाता है, यानी कि वो पहली जैसे स्थिति में हम लोग देखे कि वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, तो वो पहले ही स्थिति में, पहले की जो स्थिति है वो अपने पहले की स्थिति में आ जाती है। ठीक है, तो इसके बाद मैच्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्यूरेशन धीरे धीरे करके वो समाप्त हो जाती है। इसका कारण यही है। ठीक है, चलिए ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए एक बार और इसको शॉर्टकट में बता देते हैं। देखिए होता ये है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर
फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप लोग सीधा से ये बात रखिएगा याद कि इसमें ये होता है ना कि स्त्री को बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है, उसको बार बार ऐसा लगता है कि उसको क्या लगा है, पेशाब लगा है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और ये क्यों होता है, ये होता है यूट्रस का इन्वर्टेड स्थिति में हो जाना। तो इन्वर्टेड स्थिति अभी हम दिखाए आप लोग को विथ फिगर कि कैसे होता है, और ये अपने आप ही जैसे ही पहला तिमाही ख़त्म होगा यानी 12 सप्ताह के बाद ये ख़त्म हो जाता है। चलिए अब अगला पढ़ लेते हैं ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। ठीक है, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें स्त्री को स्तन में भारीपन यानी फुलनेस एवं स्पंदन अनुभव होता है, यह प्रिकलिंग सेंसेशन भी कहलाता है। देखिए ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट को क्या बोलते हैं, प्रिकलिंग सेंसेशन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रिकलिंग सेंसेशन में क्या होता है, प्रिकलिंग सेंसेशन किसे कहते हैं। तो देखिए ये किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो देखिए ये जब भी कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो उसको अपने ब्रेस्ट में क्या भारीपन महसूस लगता है, फुलनेस महसूस होने लगता है, उसी को प्रिकलिंग सेंसेशन कहते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये प्रीमी ग्रेविडा में अधिक स्पष्ट, यानी कि प्रीमी ग्रेविडा जो है उसको ये ज़्यादा अच्छा तरीके से फील कर पाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है थकान। ठीक है, थकान देखिए गर्भावस्था में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सामान्यतः स्त्री को थकान भी अनुभव होती है। ठीक है, पहला जो भी ट्राइमेस्टर होता है, प्रथम तिमाही होता है, तो उसमें स्त्री को क्या महसूस होता है, थकान महसूस होता है। ठीक है, क्या महसूस होता है, थकान महसूस होता है। ठीक है, कहाँ गया, चलिए ये हम लोग देख लिए। अब बढ़ेंगे ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस आता है ये हम लोग जानेंगे। चलिए दिख रहा है नहीं आप लोग को, अच्छा से दिख रहा है, कमेंट में बताइए तो आप लोग को दिख रहा है अच्छा से कि नहीं दिख रहा है। चलिए ब्रेस्ट चेंजेस, गर्भावस्था में स्तनों में निम्न चिन्ह दिखाई देते हैं, जैसे कि आकार में वृद्धि हो जाता है, पिगमेंटेशन ऑफ एरियोला, 12 सप्ताह पे स्राव उपस्थित होता है। देखिए ये सब ब्रेस्ट में चेंजेस आता है। क्या क्या चेंजेस आता है, उसका आकार बढ़ जाता है, पिगमेंटेशन ऑफ एरियोला। एरियोला आप लोगों को बताए ये होता है निपल, और निपल के चारों तरफ एक जो होता है, एक मिनट देखिए, ये जो निपल के चारों तरफ ऐसे ब्लैक टाइप का होता है, एक गोला बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरियोला। ठीक है, तो ये एरियोला का कलर जो होता है और डार्क होते जाता है, यही बोल रहा है कि और कलर डार्क हो जाता है, पिगमेंटेशन बढ़ जाता है, यानी कि वहाँ का कलर और डार्क हो जाता है। 12 सप्ताह पे स्राव उपस्थित रहता है। ठीक है, 12 सप्ताह पे स्राव उसमें से स्रावित होने लगता है। ये प्रथम बार गर्भावस्था धारण करने वाली स्त्रियों में अधिक स्पष्ट होती है। ठीक है, प्रथम बार जो गर्भवती माँ बनती है उसमें ये सब ज़्यादा चेंजेस मिलते हैं, ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, एब्डोमिनल, अब हम लोग पढ़ेंगे एब्डोमिनल साइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एब्डोमिनल साइन यानी पेट। एब्डोमिनल मतलब क्या होता है, पेट। अब इसके क्या क्या साइन, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलिए इसको जूम कर देते हैं। देखिए इसमें निम्न चिन्ह प्रकट होते हैं। एब्डोमिनल में भी निम्न चिन्ह यानी कि निम्न साइन प्रकट होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसका भी आकार बढ़ता है, ये सभी को पता है, पेट का आकार बढ़ता है। वेजाइनल साइन अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेजाइना मतलब क्या होता है, योनि। योनि में क्या क्या चिन्ह होता है ये हम लोग जानेंगे। देखिए इसमें निम्न चिन्ह प्रकट होता है, परंतु ये प्रीमी ग्रेविडा में
अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए अब हम लोग जितना भी पढ़ेंगे ना, ये सब साइन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ये जगुआर साइन है, ओसिंडर है, सर्विकल, ये सब आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग वेजाइनल साइन पढ़ लिए। वेजाइना में क्या क्या देखिए होता है चिन्ह। अब हम लोग वेजाइनल, देखिए यहाँ पे क्या दिया, वेजाइनल साइन दिया हुआ है। और वेजाइनल साइन में बहुत सारा साइन होता है, किसमें क्या चेंजेस आता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, तो ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब सबसे पहले है जैगुआर साइन, जैगुआर साइन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें योनि की श्लेष्म कला गहरा नीला रंग ग्रहण कर लेती है। यह चैडविक साइन भी कहलाता है। जैगुआर साइन का और क्या नाम है? चैडविक साइन भी होता है। तो ये आप लोग दोनों याद रखिएगा। जैगुआर साइन भी आप लोगों से पूछ सकता है, या फिर चैडविक साइन भी आप लोगों से पूछ सकता है। तो चलिए इस फिगर में आप लोग देखिए, ये फिगर में आप लोग जो ये इतना एरिया दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यही है वेजाइना यानी योनि। तो योनि से आप लोग सभी को पता है कि कुछ स्राव होते रहता है, लेकिन जब प्रेगनेंसी होता है ना, तो इसका कलर चेंज हो जाता है, गहरा नीला कलर का हो जाता है। ठीक है, कलर कैसा हो जाता है? गहरा नीला रंग हो जाता है। इसी को जैगुआर साइन बोलते हैं। ठीक है, आप लोग से एग्जाम में आप लोग कमेंट बंद कीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैगुआर साइन किसे बोलते हैं। जैगुआर साइन आप लोग से पूछ लेगा, मैच करने के लिए दे देगा, या फिर ये दे देगा जैगुआर साइन किसे कहते हैं, 2-4 ऑप्शन ऐसे दे देगा। और उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि योनि की श्लेष्मा जो होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, या फिर ये दे देगा कि उसका कलर कैसा होता है, गहरा नीला, गहरा लाल, गहरा कुछ भी, पीला, कुछ भी दे देगा। तो हम लोग इसमें क्या मारेंगे टिक? इसमें मारेंगे कि उसका कलर क्या हो जाता है, गहरा नीला हो जाता है, गहरा नीला हो जाता है। ठीक है, गहरा नीला हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा? गहरा नीला। किसका कलर हो जाएगा? वेजाइना का कलर। वेजाइना का कलर कैसा हो जाएगा? गहरा नीला हो जाएगा। गहरा नीला हो जाएगा तो इस साइन को हम लोग क्या बोलेंगे? जैगुआर साइन। इसका एक और नाम है, आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका एक और नाम क्या है, जैगुआर साइन को और क्या क्या बोलते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। दोनों नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में दोनों नाम दे सकता है, इसलिए आप लोग एक नाम नहीं बल्कि दोनों नाम। ये बहुत अच्छा सब लोग का आंसर आ रहा है, चैडविक साइन। तो बहुत अच्छा, आप लोग ऐसे ही याद रखिए, चैडविक साइन बोलते हैं। जैगुआर साइन को क्या बोलते हैं? चैडविक साइन। क्या बोलते हैं? चैडविक साइन। किसको बोलते हैं? जैगुआर साइन को भी चैडविक साइन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? वेजाइना का कलर गहरा नीला कलर हो जाता है। चलिए ये हम लोग पढ़ लिए जैगुआर साइन। अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हम लोग ओसिंडा साइन। ठीक है, देखिए ओसिंडा साइन में क्या दे रहा है, यह लगभग 8 वीक तक वेजाइना में स्पंद दर में वृद्धि हो जाती है, यह ओसिंडर ही कहलाती है। देखिए ओसिंडा साइन किसे कहते हैं कि वेजाइना में जो स्पंदन दर होता है, स्पंदन दर मतलब क्या होता है? स्पंदन दर को ही हम लोग, जैसे कि ये एक मिनट, ये क्या हो गया हम लोग का, ये वेजाइना हो गया, और वेजाइना में कुछ स्पंदन होते रहता है। जैसे कि हम लोग के हाथ में की जो नाड़ी होती है उसमें भी स्पंदन होता है ना स्पंदन। तो वेजाइना में भी स्पंदन होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का ये हाथ हो गया, ये हाथ हो गया, और ये कलाई हो गया। इस कलाई में क्या होते रहता है, आप लोग जब उसको टच कीजिएगा तो वहाँ पे फील कीजिएगा कि ऐसे जब धक धक की आवाज़ आती है, तो उसी टाइप का वेजाइना में भी स्पंदन होते रहता है। तो उस स्पंदन की दर जो है प्रेगनेंसी में 8 वीक जैसे ही जाता है तो स्पंदन की दर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये जो वृद्धि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओसिंडर साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओसिंडर साइन बोलते हैं।
बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जितना साइन अभी बताएंगे ना वो सारा साइन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्या रखना है? याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग क्या जानते हैं, अब हम लोग ये जानते हैं कि वेजाइना से श्लेष्म का स्राव होता है, ठीक है, ये हम लोग जान गए हैं कि वेजाइना से श्लेष्म का स्राव होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्विकल साइन। सर्विकल साइन में क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। गर्भावस्था में सर्विक्स अधिक सॉफ्ट एवं संवहनीय हो जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्डल साइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड्डल साइन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है ना, सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है। देखिए इस पिक में आप लोग देखिए, ये क्या है, इतना दूर तक वेजाइना है और ये सर्विक्स हो गया। उसके बाद ये ऊपर का हिस्सा ये यूट्रस शुरू हो जाता है और ये है ओवरी यानी अंडाशय, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया। तो ये जो सर्विस आप लोग को दिख रहा है सर्विक्स, ये क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है यानी मुलायम हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसको क्या बोलते हैं जब सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। सभी लोग का आंसर आना चाहिए अच्छा से। बहुत अच्छा, गुडेल साइन, ठीक है, गुडेल साइन इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। गुडेल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुडेल साइन बोलते हैं। चलिए अब हम लोग गुडेल साइन पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे यूटेराइन साइन, यानी यूट्रस में क्या क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए यूटेराइन साइन, गर्भाशय में यूटेराइन यानी यूट्रस, यूट्रस का हिंदी क्या होता है? गर्भाशय। तो गर्भाशय में भी निम्न चिन्ह प्रकट होता है। गर्भाशय अभी हम लोग देखें, यहाँ पे नीचे क्या था? वेजाइना, उसके बाद सर्विक्स था, उसके बाद स्टार्ट था पूरा गर्भाशय यानी कि यूट्रस। तो यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होता है? देखिए यूट्रस का आकार समय के अनुपात में बढ़ता जाता है। क्या क्या बढ़ा? हम लोग का ब्रेस्ट बढ़ा, और क्या बढ़ा? कमेंट में बताइए कि क्या क्या अभी हम बताए हैं कि बढ़ा है उसका आकार, सभी लोग बताएंगे। सभी लोग का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, देखिए सभी लोग का आंसर आ रहा है ब्रेस्ट, एब्डोमेन यानी कि पेट, और फिर यहाँ पे अभी हम लोग बताए यूट्रस, ठीक है। यूट्रस की भी लंबाई बढ़ती है, और ये लंबाई कितनी बढ़ती है? देखिए नॉर्मल लंबाई कितना होता है? एक जो फीमेल होती है उसकी नॉर्मल लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है। नॉर्मल लंबाई कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में होता है, याद रखिएगा। लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है और लास्ट टर्म में जाते जाते, यानी कि जब वो लास्ट प्रेगनेंसी में चली जाती है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 35 सेंटीमीटर हो जाती है। यूट्रस की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होती है? 35 सेंटीमीटर हो जाती है। लेकिन नॉर्मल एक जो फीमेल होती है जो अभी तक कभी माँ नहीं बनी हुई है, तो उसकी 7.5 सेंटीमीटर क्या होती है? यूट्रस की लंबाई होती है। अगर हम लोग वेट की बात करें तो आप लोग को अगर ये याद नहीं है तो कॉपी में लिख लीजिए जल्दी से। इसका लंबाई नॉर्मल कितना होता है? 7.5 सेंटीमीटर। और प्रेगनेंसी के जब लास्ट टाइम आता है, लास्ट टर्म आता है, तो उसका लंबाई कितना हो जाता है? 35 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हो गया लंबाई। और अब हम लोग क्या जानेंगे? वेट। इसका वेट में भी इसके परिवर्तन आता है। वेट के में क्या परिवर्तन आता है? 50 ग्राम होता है। ऐसे नॉर्मल जो फीमेल होती है जो कभी माँ नहीं बनी हुई है, तो उसके जो यूट्रस होता है उसका कितना वेट होता है? 50 ग्राम। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो गई रहती है तो उसका वेट 900 से 1000 ग्राम तक हो जाती है, यानी कि लगभग 1 केजी हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाता है? 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। किसका वेट? यूट्रस का वेट यानी कि वजन, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। ये एक पढ़ाए भी थे, ये आप लोग को बताए भी थे, लेकिन फिर भी आप लोग को याद नहीं है तो आप लोग लिख लीजिए।
ताकि आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसके आकार में कैसे क्या परिवर्तन होता है। मुर्गी के अंडे के समान 6 सप्ताह में यूट्रस का जो आकार होता है वो कैसे होता है, यूट्रस का आकार कैसे होता है 6 सप्ताह में मुर्गी के अंडे के समान। क्रिकेट के गेंद जैसा 8 सप्ताह पे होता है और 12 सप्ताह पे फीटल हेड, ठीक है, फीटल का जैसे हेड होता है यानी भ्रूण का जो ये सिर होता है वो उसकी तरह दिखने लगता है 12 सप्ताह पे, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, 6 सप्ताह पे मुर्गी के अंडे जैसे, 8 सप्ताह पे क्रिकेट के गेंद जैसे और 12 सप्ताह पे फीटल का हेड जैसा यूट्रस का आकार होता है, ठीक है। देखिए इतना आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ रहा है ना, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चलिए सभी लोग का आंसर आ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए कि क्या दिया हुआ है, यूट्रस की आकृति भी बढ़ता है। तो ये हम लोग अभी देख रहे हैं कि यूट्रस का आकृति बढ़ता है और कैसे कितना सप्ताह पे कैसा आकार होता है ये भी हम लोग जान चुके हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे एक और साइन है, इस साइन को आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल भी इसको मत भूलिएगा, इसको एक बार रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को याद रहे। अगला है हम लोग का पिस्केसेस साइन। तो देखिए इसमें क्या होता है ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। गर्भाशय का आधा भाग अन्य भागों की तुलना में अधिक दृढ़ महसूस होता है। यह यूट्रस के ऊपरी भाग में भ्रूण की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए पिस्केसेस साइन में क्या होता है ना कि जो यूट्रस होता है यानी गर्भाशय होता है उसका आधा भाग जो होता है वो कड़ा हो जाता है और आधा भाग जो होता है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो भ्रूण का विकास होते रहता है, तो वहाँ पे जब भ्रूण रहेगा तो क्या रहेगा, वहाँ पे कड़ा रहेगा, जाहिर सी बात है। तो क्योंकि उस टाइम में अभी प्रथम तिमाही है, तो उस टाइम भ्रूण का अभी विकास हुआ रहता है, थोड़ा सा हुआ रहता है, अभी पूरा नहीं हुआ रहता है। तो यूट्रस का वो आधा भाग में ही रहता है और आधा भाग वैसे ही रहता है, तो इसलिए आधा भाग वो ऊपर में यूट्रस रहता है ना, तो भ्रूण रहता है ना, तो इसीलिए ऊपर वाला ही भाग क्या हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, यानी कि कठोर हो जाता है, कड़ा हो जाता है। तो इस साइन को पिस्केसेस साइन भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसको क्या याद रखना है, इसको क्या करना है, याद रखना है। देखिए यहाँ पे अब ये समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं पिस्केसेस साइन में क्या होता है ना कि यूट्रस का आधा भाग क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे भ्रूण का विकास होते रहता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं हैगर साइन। यहाँ पे ई छूट गया, यहाँ पे हैगर होगा HEGARS, ठीक है, हैगर साइंस। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, हैगर्स होगा, ई छूट गया है। इसमें गर्भाशय का ऊपरी आधा भाग निचले भाग की तुलना में आकार में बड़ा होता है। ऐसा यूट्रस के बॉडी वाले भाग में भ्रूण की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, ऊपर में पिस्केसेस साइन। इसमें क्या होता है कि यूट्रस कड़ा हो जाता है, लेकिन वहाँ पे कड़ा तो हो ही जाता है ऊपरी भाग में, लेकिन ऊपरी भाग में क्या होता है ना, देखिए फिगर में आप लोग देखिए, ये रहा पूरा यूट्रस और यूट्रस का ऊपरी भाग क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है। तो कड़ा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे भ्रूण का विकास होते रहता है, इसीलिए। तो ये जो यूट्रस यानी गर्भाशय कड़ा हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोले, पिस्केसेस साइन। लेकिन जब यहाँ भ्रूण बड़ा होगा यानी उसका जब बढ़ेगा वेट लेंथ दोनों, तो ये यूट्रस जब भ्रूण बढ़ेगा तो ये यूट्रस भी बढ़ेगा।
चूँकि ये भ्रूण जो होता है ऊपरी भाग में रहता है, तो इसीलिए यूट्रस ऊपरी भाग ही बढ़ता है, ठीक है, और निचली भाग वैसे ही रहता है। तो जब उस ऊपरी भाग निचले भाग की तुलना में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, यानी यूट्रस का ऊपरी भाग बड़ा हो जाता है, तो इस साइन को हम लोग हैगर साइन कहते हैं। इस साइन को क्या बोलते हैं, हैगर साइन बोलते हैं। ऊपर वाला भाग क्यों बढ़ता है, क्योंकि उस टाइम ये जो भ्रूण होता है यूट्रस के ऊपरी भाग में होता है, ठीक है, और वहीं पे वृद्धि विकास होते रहता है, तो इसीलिए वहीं का यूट्रस आकार में ऊपर वाला बड़ा हो जाता है। तो इस साइन को हैगर साइन। देखिए यूट्रस जब वहाँ पे ऊपर की साइड में कठोर हो गया तो उसको पिसकैसे साइन बोलेंगे, कि क्या बोलेंगे, पिसकैसे साइन। लेकिन आप लोग कमेंट में बताइए कि जब यूट्रस का ऊपरी भाग बड़ा हो जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे। आप लोग सभी लोग बताइए कि जब यूट्रस का ऊपरी भाग बड़ा हो जाएगा निचले की तुलना में, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे। बहुत अच्छा, सब लोग का आंसर आ रहा है हैगर साइन। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे जान लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि पामर साइन। इनमें क्या होता है ना कि इसे पामर ने सन 1949 में खोजा, हम समझाया, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस साइन का नाम पड़ गया पामर साइन, ठीक है, क्योंकि इसका खोज पामर ने ही किया था, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है जान लेते हैं। दोनों हाथों की सहायता से बाई मैनुअल एग्जामिनेशन, यानी दोनों हाथों से जब हम लोग देखिए यूट्रस में सतत एवं तालबद्ध यानी ही संकुचन अनुभव किया जा सकता है। देखिए इसमें पामर साइन में ये होता है ना कि हम लोग संकुचन अनुभव कर सकते हैं यूट्रस में। दोनों हाथ से जब हम लोग टच करेंगे जब यूट्रस के साइड, तो वहाँ पे संकुचन महसूस होगा, ठीक है। यह लगभग 4 से 8 वीक तक अनुभव किया जा सकता है। लगभग 10 सप्ताह तक आते आते इस संकुचन का विश्राम काल अधिक हो जाता है एवं इसका पता लगाना कठिन हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग संकुचन कब तक पता कर सकते हैं, 4 से 8 सप्ताह तक ही अनुभव कर सकते हैं अपने दोनों हाथों की सहायता से। ये इसका खोज पामर ने किया था, ठीक है, इसीलिए इस साइन का नाम भी पामर वैज्ञानिक के नाम पे ही पड़ गया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं गर्भावस्था का पता लगाने के लिए प्रतिरक्षण जांच, यानी गर्भावस्था यानी कोई लेडी प्रेग्नेंट है कि नहीं, हम लोग किस किस विधि से पता लगा सकते हैं, यानी कौन कौन सा हम लोग को डायग्नोसिस करेंगे, प्रतिरक्षण टेस्ट जांच करेंगे कि जिससे हम लोग को पता चल जाएगा। तो उन्हीं सबों का नाम दिया हुआ है AIT एगुलेशन। देखिए AIT इस सब का आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। फुल फॉर्म आप लोगों का ये पूछता है, इसलिए फुल फॉर्म ज़रूर से ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। तो AIT हो गया। AIT का फुल फॉर्म क्या दिया हुआ है, एगुलेशन इनहिबिशन टेस्ट, ठीक है। क्या हो गया, एगुलेशन इनहिबिशन टेस्ट, एगुलेशन इनहिबिशन टेस्ट, एगुलेशन इनहिबिशन टेस्ट। AIT का फुल फॉर्म क्या हो गया, AIT के माध्यम से ही हम लोग AIT के माध्यम से भी पता लगा सकते हैं कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नाम जान लेते हैं क्योंकि कभी कभी आप लोग को ऑप्शन में दे देगा कि किस माध्यम से हम लोग गर्भावस्था का पता लगा सकते हैं। तो AIT बहुत लोग कम जानते हैं, तो इसलिए AIT भी पूछ सकता है, ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है। तो AIT आप लोग याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इलीसा, इसका तो मतलब आप पूछिए ही मत कि कितना इम्पोर्टेंट है इसका फुल फॉर्म, इसीलिए आप लोग इसको रट लीजिएगा। एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सर्वेंट एसे, ठीक है, एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सर्वेंट एसे, ठीक है। इसको आप लोग एकदम रट जाइएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ है। एलिजा का फुल फॉर्म, एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सर्वेंट एसे। एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सर्वेंट एसे क्या होता है, एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सर्वेंट एसे क्या होता है। आप लोग सभी लोग एक बार कमेंट में इसको लिख दीजिए ताकि याद रहेगा आप लोग को,
क्या होता है? एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सर्वेंट एसे, ठीक है, एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सर्वेंट एसे क्या होता है? एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सर्वेंट एसे। एलिजा का फुल फॉर्म बहुत अच्छा, सब लोग लिखिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं RIA रेडियो इम्यूनो एसे, RIA रेडियो इम्यूनो एसे, RIA रेडियो इम्यूनो एसे, रेडियो इम्यूनो एसे, रेडियो इम्यूनो एसे क्या हो गया? RI का फुल फॉर्म क्या हो गया? रेडियो इम्यूनो एसे, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी से भी पता लगाते हैं, डाट से भी पता लगाते हैं, डायरेक्ट एगुलेशन टेस्ट, ठीक है। वो जो आप लोग देखी होंगी, जो ऐसे किट मिलता है ना, ऐसे किट रहता है, यहाँ पे गोल लगा रहता है और फिर 2 लाइन, तो वो डाट ही है, ठीक है। उसको डायरेक्ट एगुलेशन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसमें जो होता है वो HCG हार्मोन जो होता है उसी की मात्रा बताता है। अगर उसमें ज़्यादा रहता है तो 2 लाइन उसमें बन जाता है, तो हम लोग मानते हैं कि वो लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है। वो किट जो होता है वो डाट विधि ही है, ठीक है। डायरेक्ट एगुलेशन टेस्ट FIA फ्लूरो इम्यूनो एसे, फ्लूरो इम्यूनो एसे, ठीक है। FIA फ्लूरो इम्यूनो एसे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है IRMA इम्यूनो रेडियो मेट्रिक एसे, इम्यूनो रेडियो मेट्रिक एसे, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, इम्यूनो रेडियो मेट्रिक एसे। चलिए ये तो हम लोग जान लिए। चलिए एक बार और ओवरऑल बता देते हैं AIT एगुलेशन। देखिए इसके बारे में कोई भी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग नाम जान लीजिए किस किस से पता लगाया जाता है, ठीक है। ये नाम आप लोग जान जाइएगा, काफ़ी है। आप लोग उतना ही पढ़िए जितना एग्ज़ाम में पूछा जा सके। ज़्यादा दिमाग लगाने से दिमाग में बोझ बढ़ेगा और वो एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं। तो आप लोग बस इतना ही जानिए कि AIT जो होता है उसका फुल फॉर्म एगुलेशन इनहिबिशन टेस्ट, ठीक है। इलीजा एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सर्वेंट एसे, RIA रेडियो इम्यूनो एसे, अल्ट्रासोनोग्राफी से भी पता लगाया जाता है और फिर डाट से भी, डायरेक्ट एगुलेशन टेस्ट से FIA फ्लूरो इम्यूनो एसे, और आगे क्या है IRMA इम्यूनो रेडियो मेट्रिक एसे। इन सारी चीज़ों से हम लोग क्या पता लगाते हैं? प्रेगनेंसी का पता लगाते हैं। चलिए आप लोग को अब आगे बताते हैं। चलिए आप लोग कमेंट बंद कीजिए। देखिए हम लोग का ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अभी तक चल रहा था वो ख़त्म हो गया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम लोग का कब से कब तक था? आप लोग कमेंट में सभी लोग बताइए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब से कब तक था? फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितना से कितना सप्ताह तक मानते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा, 0 से 12 सप्ताह। तो वो अब सप्ताह ख़त्म हो चुका है, वो तिमाही, प्रथम तिमाही ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग जानेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन सा चिन्ह उत्पन्न होता है, कौन कौन सा चिन्ह ख़त्म होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ नया चिन्ह जो होगा वो उत्पन्न होगा और कुछ नया चिन्ह हम लोग के सामने आएगा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग का क्या क्या था? जैसे कि एमेनोरिया आ गया था, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट यानी कि ब्रेस्ट का आकार बढ़ रहा था, यूट्रस का आकार बढ़ रहा था, एब्डोमेन का आकार बढ़ रहा था। ये सारी चीज़ें चेंजेस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ था, ठीक है। और फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्यूरेशन हुआ था, यानी कि बार बार मूत्र त्याग की इच्छा भी प्रथम तिमाही में ही ना हुआ था। तो अब हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या होगा। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए देखिए इसका लक्षण, गर्भावस्था के प्रथम तिमाही में उपस्थित कुछ लक्षण समाप्त हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाएंगे, यानी कि दूसरा तिमाही में जाएंगे, दूसरा तिमाही कब से कब होता है? 13 से 28 सप्ताह होता है। तो 13 से 28 सप्ताह में हम लोग जैसे ही जाएंगे कुछ लक्षण समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो वो लक्षण कौन कौन सा है वो हम लोग जानेंगे।
देखिए जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, जब हम लोग प्रथम तिमाही पढ़ रहे थे वहाँ पे भी बताए थे कि नोजिया, वोमिटिंग और फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन ये सारा कुछ प्रथम तिमाही तक ही रहता है। उसके बाद ये सारा लक्षण खुद से ही ख़त्म हो जाता है। जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग आप सभी को पता है, वोमन इसका हिंदी होता है, और नोजिया मतलब जी मिचलाना। ठीक है, सब कुछ पिछला क्लास में पढ़ाया गया था। और फिर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन, बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होना। ये सारा कुछ एक प्रथम तिमाही तक ही सीमित रहता है, दूसरे तिमाही में ये समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ लक्षण उपस्थित रहता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, परंतु कुछ लक्षण अभी भी उपस्थित हो रहते हैं, जैसे कि एमनोरिया। ये एमनोरिया जब तक कि बच्चा डिलीवर नहीं होता है तब तक ये लक्षण रहता है। ठीक है, और कुछ लक्षण जो होता है वो आगे बढ़ता है, यानी कुछ लक्षण नया दिखता है, वो क्या है हम लोग जान लेते हैं। देखिए वो लक्षण है क्विकनिंग। इसमें क्या होता है, क्विकनिंग एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर क्विकनिंग में होता क्या है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। आप लोग को पहले ही बताए थे कि ये जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे चैप्टर से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको सीरियस और अच्छा तरीक़ा से पढ़िए। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्विकनिंग। इसमें गर्भवती स्त्री को भ्रूण की गति अनुभव होती है, यह लगभग 18 सप्ताह पे प्रकट होती है, जबकि मल्टीपेरा में यह 2 सप्ताह पूर्व ही अनुभव होती है। यह फीलिंग ऑफ लाइफ भी कहलाता है। ठीक है, चलिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन कि क्विकनिंग में क्या होता है, यानी क्विकनिंग किसे कहते हैं, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, भ्रूण की गति अनुभव होना क्विकनिंग कहलाता है। क्विकनिंग क्या कहलाया, भ्रूण की गति अनुभव होना क्विकनिंग कहलाया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कहलाया पूछेगा कि भ्रूण की गति कब से प्रारंभ होता है, तो आप लोग का आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। तो भ्रूण की गति कितने सप्ताह पे अनुभव होती है, सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि भ्रूण की गति कब से अनुभव होती है, भ्रूण की गति कितने सप्ताह से अनुभव होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, 18 सप्ताह। लेकिन 18 सप्ताह ये जो होता है प्रीमी ग्रेविडा के लिए। ऐसे भी अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में आएगा ना तो वो 18 सप्ताह ही देता है, लेकिन अगर स्पेशल आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि मल्टी ग्रेविडा यानी कि जो 2 या 2 से अधिक बार माँ बन चुकी है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें 16 सप्ताह पे ही, यानी 2 सप्ताह पहले ही क्विकनिंग उसको वो फील कर सकती है। ठीक है, इसमें वो चूँकि उसमें ज़्यादा अनुभव होता है मल्टीपेरा ग्रेविडा में। ठीक है, मल्टीपारा ग्रेविडा में। तो अगर ऑप्शन में दे 18 तो 18 ही टिक कीजिएगा। जब आप लोगों से मल्टीपेरा के बारे में पूछे तब भी आप लोग 16 सप्ताह मारिएगा, नहीं तो ऐसे अगर नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भ्रूण की गति कब से प्रारंभ होती है तो आप लोग क्या आंसर बताएंगे, सभी लोग कमेंट में बताइए। तो आप लोग क्या क्या आंसर बताइएगा, 16 बताइएगा, 18 बताइएगा, 14 बताइएगा, 15 बताइएगा कि 20 कि 21, क्या बताइएगा। वेरी गुड, सब लोग 18 बताएंगे, बहुत अच्छा, 18 ही बताइएगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। और इसको क्विकनिंग को हम लोग फीलिंग ऑफ लाइफ भी कहते हैं, या फिर क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछ सकता है भ्रूण की पहली गति अनुभव को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फीलिंग ऑफ लाइफ बोलते हैं। भ्रूण की पहली गति अनुभव जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीलिंग ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर से याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, क्विकनिंग जल्दी से बताइए, सभी लोग को समझ में आना चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है और आएगा 100%, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। अगर एग्ज़ाम होगा ना तो किसी न किसी सीटिंग में आप लोग को ज़रूर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, अगला वाला चैप्टर से भी आएगा, वो तो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए एक बार और बता देते हैं क्विकनिंग किसे बोलते हैं।
जब भी कोई गर्भवती स्त्री भ्रूण की पहली गति अनुभव करती है ना, तो उसको क्विकनिंग बोलेंगे। ये क्विकनिंग कब से स्टार्ट होती है? 18 सप्ताह पे। लेकिन जो मल्टीपैरा ग्रेविडा होती है ना, उसमें 16 सप्ताह पे ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और वो जो स्त्री जब पहली गति अनुभव करती है भ्रूण की, तो उसको क्या बोलते हैं? फीलिंग ऑफ लाइफ भी बोलते हैं और क्विकनिंग भी बोलते हैं। फीलिंग ऑफ लाइफ किसे बोलते हैं? जब कोई स्त्री भ्रूण की पहली गति अनुभव करती है तो इसे फीलिंग ऑफ लाइफ कहते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया। अब आगे जानते हैं, आगे साइन और क्या क्या उत्पन्न होता है वो जान लेते हैं। देखिए, गर्भावस्था की द्वितीय तिमाही में निम्न चिन्ह प्रकट होते हैं। वो चिन्ह क्या क्या है वो अब हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। वो चिन्ह क्या क्या है जान लेते हैं। सबसे पहला है हम लोग का ब्रेस्ट चेंज। ब्रेस्ट चेंज जो होता है वो पहला तिमाही में हुआ था, लेकिन दूसरा तिमाही में भी होगा। अब इसको जान लेते हैं आखिर इसमें क्या क्या चेंज होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या चेंज होगा उसको हम लोग जान लेते हैं। चलिए देखिए, आकार में वृद्धि। आकार में वृद्धि जो है ये पहला तिमाही में हुआ था और दूसरा तिमाही में भी जारी रहेगा, ठीक है। अगला हम लोग का क्या है? मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स का निर्माण होना। तो ये क्या चीज़ है? चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं फिगर, उसमें आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा कि आखिर मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स क्या है। देखिए, इस फिगर को आप लोग देखिए, ये है ब्रेस्ट और फिर ब्रेस्ट के ये जो आप लोग को ये वाला दिख रहा है ये निप्पल है और चारों तरफ ये हो जाएगा एरियोला। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग देखिए, इसमें जो होता है छोटा छोटा आप लोगों को दिख रहा है राउंड राउंड जैसा, यही है मोंटगोमरी, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है? ग्लैंड है, ग्रंथि है। मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स एक प्रकार का क्या है? ग्रंथि है। आप लोग लिख लीजिए, ये इसमें पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है, आप लोग कॉपी और पेन निकालिए और इसमें लिख लीजिए इसको मोंटगोमरी ग्लैंड्स। यहाँ पे इसका पूरा नाम लिख लीजिए, मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स। मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स इसका पूरा नाम है, और ग्लैंड मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स ग्लैंड लिख कर के और आप लोग इसको डैश दीजिए और इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए। चलिए लिखिए, यह एक प्रकार की ग्रंथि है। ये एक प्रकार की ग्रंथि है। ये एक प्रकार की क्या है? ग्रंथि है। कौन? मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स, ठीक है, एक प्रकार की ग्रंथि है। इसका स्राव, इसमें से कुछ स्राव होता है, ठीक है। और ये स्राव क्या करता है ना कि चिकनाई प्रदान करता है, ठीक है। और चिकनाई प्रदान करता है और साथ में ये स्तन को इन्फेक्शन से भी बचाता है। कैसे बचाता है? ये कैसे बचाता है ना कि ये जो निप्पल पूरा क्या रहता है, जब वो बच्चा जन्म लेगा बेबी, तो ये उसके पूरा मुंह में जाएगा, तो उसके मुंह से इसके जो ब्रेस्ट है उसमें इन्फेक्शन ना जाए। तो वो स्राव जो इससे निकलता है ना मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स से, तो ये स्राव उसी इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये माँ को इन्फेक्शन से भी बचाता है, साथ में इसको सॉफ्ट भी रखता है, यानी कि चिकनाई भी प्रदान करता है इससे जो स्राव निकलता है ट्यूबरकल से, ठीक है। ये एक प्रकार की क्या है? ग्रंथि है। ये आप लोग लिख लीजिए कि ये एक प्रकार की ग्रंथि है। इतना हो गया। इसका स्राव चिकनाई प्रदान करता है, साथ ही स्तन को कीटाणु से बचाता है। साथ ही स्तन को कीटाणु से बचाता है, लिखिए, साथ ही ब्रेस्ट को कीटाणु से बचाता है। जब शिशु स्तन को निगलता है तो स्तन को दूषित होने से भी बचाता है। यानी कि
चलिए फिर से लिखिए आप लोग, फिर से एक बार बोल देते हैं। ये एक प्रकार की ग्रंथि है, इतना हो गया। आगे देखिए, ये इसका स्राव चिकनाई प्रदान करता है। इसका स्राव क्या करता है? चिकनाई प्रदान करता है तथा स्तन को कीटाणु से बचाता है। क्या करता है? स्तन को कीटाणु से बचाता है। जब शिशु स्तन को निगलता है तो स्तन को दूषित होने से भी बचाता है। क्या करता है? जब शिशु स्तन को निगलता है तो स्तन को दूषित होने से भी बचाता है। यानी सीधा आप लोग इतना भी लिख लीजिए कि स्तन को इन्फेक्शन से, इसमें से जो ग्रंथि से जो स्राव निकलता है वो स्राव क्या करता है? इन्फेक्शन से बचाता है माँ को। ठीक है, चलिए एक बार और बोल देते हैं। ठीक है, एक बार और बोल देते हैं। मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स ग्लैंड, ठीक है, ये एक प्रकार की ग्रंथि है। इसका स्राव चिकनाई प्रदान करता है तथा स्तन को कीटाणु से बचाता है तथा जब शिशु स्तन को निगलता है तो या फिर इतना लिख लीजिए कि ये माँ को इन्फेक्शन, इसका स्राव माँ को इन्फेक्शन से भी बचाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये हो गया। अब आगे देखते हैं सेकेंडरी एरियोला का निर्माण। ठीक है, सेकेंडरी एरियोला का निर्माण कब होता है? द्वितीय तिमाही। आप लोग इससे भी याद रखिएगा, सेकेंडरी मतलब 2, और ये कब होता है स्टार्ट? द्वितीय तिमाही से स्टार्ट होता है। देखिए आप लोग इस फिगर में देखिए इसको, ये है नॉर्मल फीमेल का ब्रेस्ट और ये है जो लेडी प्रेग्नेंट है और वो सेकेंडरी यानी कि द्वितीय तिमाही में चली जाती है। तो ये देखिए, ये एरियोला हो गया और इसमें ये जो आप लोग को गोल गोल दिख रहा है ये क्या है? आप लोग कमेंट में बताइए। तो अभी आप लोग को बताए हैं कि ये क्या है। ये एक प्रकार की ग्लैंड है, बता दे रहे हैं, लेकिन कौन सा ग्लैंड है आप लोग बताइए। तो ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स ग्लैंड कहाँ पाया जाता है। ठीक है, या फिर मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स क्या है? तो ये एक प्रकार की ग्रंथि है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। ये ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? ब्रेस्ट में पाया जाता है, फीमेल ब्रेस्ट में पाया जाता है मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स। ठीक है, तो ये वाइट वाला बहुत अच्छा, सब लोग का आंसर सही आ रहा है, मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स है। तो देखिए ये हो गया एरियोला और ये निप्पल हो गया। और इस एरियोला यहाँ पे अब इस फिगर में देखिए, ये है एरियोला, ये प्राइमरी एरियोला, लेकिन इसके चारों तरफ ही एक लाइन बन जाता है, इससे थोड़ा लाइट कलर में। ये तो पूरा पिगमेंटेड होता है यानी डार्क कलर होता है, और इससे थोड़ा सा लाइट कलर जो इसके चारों तरफ बन जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एरियोला। और सेकेंडरी एरियोला का निर्माण कब होता है? द्वितीय तिमाही में, यानी सेकंड ट्राइमेस्टर में। ये चीज़ हो गया। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोल रहा है? एस्ट्राइग्रेविडम प्रकट होता है। एस्ट्राइग्रेविडम भी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। एस्ट्राइग्रेविडम नाभि के नीचे जो ऐसे खिंचाव के कारण उत्पन्न हुआ था, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जान लिए। अब आगे ये शुरू होने वाला है एब्डोमेन। एब्डोमेन थोड़ा सा लंबा है तो इसको हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा से समझना पड़ेगा क्योंकि एब्डोमेन में और ये थोड़ा सा इसके तुलना में बड़ा है। तो चलिए, एस्ट्राइग्रेविडम आप लोग को नहीं पता है। देखिए एस्ट्राइग्रेविडम कल ही पिछला जो क्लास इससे हुआ था तो हम बताए थे, ये जो नाभिक है और ये हो गया एब्डोमेन, इसमें जो खिंचाव उत्पन्न हुआ था ना पेट में, और ऐसे ऐसे टाइप का लाइन बन गया था इधर उधर, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? एस्ट्राइग्रेविडम। और जो लीनियर नाइग्रा था ये पूरा ऐसा सीधा लाइन बना था, लीनियर नाइग्रा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे वाला जो एब्डोमेन है वो हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए सब लोगों को गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों के साथ फिर से। बाय, गुड नाइट।